हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल दस द लर्निंग पॉइंट। आई होप आप सभी ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी और टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। आप लोग जितना भी हो सकता है सारी चीज़ें रिवाइज करिए और आपके लिए रिवीजन के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे अभी तक लाइट में कुछ पोर्शन कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के साथ साथ उसके जो लॉस थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। और हम लोगों ने लास्ट वीडियोस पे ये भी पढ़ा था कि इमेज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इमेज, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज, सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर रखी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने एक टॉपिक और देखा था जिसमें था मिरर, व्हाट इज़ मिरर एंड टाइप्स ऑफ मिरर। तो हम लोग आज इस वीडियो में मिरर के टाइप्स पढ़ेंगे, मिरर कितने तरह के होते हैं, उनकी वैराइटीज़ क्या क्या हैं, सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग जितने भी चीज़ें अभी तक हम लोग लेक्चर 1 में डिस्कस कर रखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे जब भी हम रे डायग्राम्स वहाँ पे बनाएंगे तो हमें उन टर्मिनोलॉजी का यूज करना होगा। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर ये सब कहाँ से आते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ मिरर। इसके पहले का टॉपिक हम लोग मिरर के बारे में लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। टाइप्स ऑफ मिरर में हमें मालूम है मिरर कितने तरह के होते हैं। मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर बेसिकली कुछ इस तरह का होता है, मतलब जिसकी एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इधर क्या होता है? पॉलिश। सिमिलरली स्फेरिकल मिरर में टू पार्ट होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, राइट। कॉनकेव मिरर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। आउटर सरफेस इसकी पॉलिश्ड होती है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस को RS से डिनोट कर रहे हैं और पॉलिश सरफेस को P से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इसका इनर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है और आउटर सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इनर सरफेस पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, तो आपको ये टाइप्स समझ में आ रहे होंगे कि मिरर कितने तरह के होते हैं। मिरर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर अगेन टू पार्ट में डिवाइड होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो अब हम लोग डीपली प्लेन मिरर के बारे में पहले समझेंगे। पहले प्लेन मिरर पढ़ेंगे, देन कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर क्या होता है आइए समझते हैं। प्लेन मिरर इज अ फ्लैट मिरर, एक तरह से ये फ्लैट मिरर होता है विच हैव स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसमें एक स्मूथ रिफ्लेक्टिव सरफेस भी होती है। ठीक है, अब प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उनको समझते हैं। प्लेन मिरर की फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अभी हम इसको इमेज फॉर्मेशन करके दिखा रहे हैं कि कैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो आपको पहले इसको नोट कर लेना है, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, राइट। सेकेंड पॉइंट कहता है प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज दैट इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप ना तो छोटे हो जाते हैं और ना ही बड़े हो जाते हैं। हमेशा आपकी जो साइज़ है, जो हाइट है, वही हाइट आपको प्लेन मिरर के सामने दिखती है। तो इसका मतलब यही है कि प्लेन मिरर फॉर्म्स
इमेज दैट इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा जो भी प्लेन मिरर के सामने इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की इक्वल साइज के अकॉर्डिंग ही बनेगी, उतना ही जितना ऑब्जेक्ट की हाइट होगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है इमेज इज फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब जितना आप मिरर के सामने खड़े होंगे उतना ही पीछे आपकी इमेज बनेगी। जैसे आप बार्बर के दुकान पे, नाई की दुकान पे बाल कटाने जाते हैं तो जब आप ग्लास के सामने बैठते हैं तो आप उतना ही पीछे दिखते हैं। रूम भले ही छोटा सा है लेकिन आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई और है, मतलब और भी अंदर चेयर लगी हुई है। ठीक है। तो आप कहाँ दिखते हैं? जितना आप फ्रंट में बैठते हैं ग्लास के उतना ही पीछे दिखते हैं। अगर आप और आगे जाएंगे तो आपका इमेज आपके पास आएगा। मतलब आप जैसे जैसे मिरर के पास जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, तो आपकी इमेज भी आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आप मिरर से दूर जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपकी इमेज भी डिस्टेंस को बढ़ाएगी, वो भी पीछे की तरफ ही जाएगी। मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना दूर आप मिरर से होंगे उतना ही अंदर या उतना ही दूर पे आपका इमेज आपको दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेन मिरर फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड इमेज। ड्यू टू दिस रीजन वर्ड एम्बुलेंस इज रिटेन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब आप समझ गए होंगे, कभी आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस लिखा होता है तो वो उल्टा लिखा होता है, रिवर्स लिखा होता है। क्यों? इसलिए रिवर्स लिखा होता है क्योंकि जब आप के पीछे या आप आगे बाय द वे गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पीछे जब एम्बुलेंस आ रही होती है तो आपके जो मिरर होता है उस मिरर पे जब एम्बुलेंस दिखता है तो वो सीधा दिखे। मतलब क्या है कि लेटरली इन्वर्जन हो जाता है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होकर देखिए तो आपका लेफ्ट ईयर राइट दिखेगा, लेफ्ट आइज राइट दिखेगी, तो जो बॉडी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा। मतलब लेटरली वर्टिकली जो इन्वर्जन हो जाता है इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो इसी कारण से, इसी लॉजिक के कारण हमने क्या किया कि एम्बुलेंस में उल्टा एम्बुलेंस लिख देते हैं। तो जो आगे गाड़ी चला रहा है उसको पीछे से आती हुई एम्बुलेंस का सीधा इमेज दिखाई देगा। मतलब पहले से ही उल्टा कर दिया गया तो आपको सीधा दिखेगा। ठीक है। तो इसी कारण से एम्बुलेंस को हम क्या करते हैं, उल्टा एम्बुलेंस को वहाँ पे डिनोट करते हैं। अब आइए समझते हैं इसका कुछ लॉजिक जो इमेज फॉर्मेशन करके समझ सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रॉपर वैसे आप लोग नोट्स बनाते रहिए क्योंकि ये नोट्स ही आपके काम देंगे। कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी आप अभी जब 12th में पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज़ रहेगा और इसका पूरा रिफ्लेक्शन का, लाइट का, ऑप्टिक्स का एक पार्ट ही रहेगा। इसमें आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि प्लेन मिरर वर्क कैसे करता है। सपोज दैट प्लेन मिरर है हमारे पास ये, ठीक है। ये क्या होती है, पॉलिश होती है। और हमेशा जो भी प्लेन मिरर होता है उसमें नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द मिरर होता है। ये यहाँ पे ये नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द मिरर है। परपेंडिकुलर का मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनना होना चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल। ठीक, अब बात आती है कि इसमें जब इंसिडेंट रे, कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो उसको, इंसिडेंट रे को हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट पे। अब हमने ये भी पढ़ रखा है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको शॉर्ट में हमने IR बताया था, फुल फॉर्म इसका होता है इंसिडेंट रे। राइट, इंसिडेंट रे। अब बात यहाँ पे आती है कि ये एंगल कितना होता है, इसको हम कहते हैं I। मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है वो एंगल क्या होता है, इंसिडेंट रे होता है, सॉरी इंसिडेंट एंगल होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट रे उतना ही एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट होगी जितना यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगी, बट इस एंगल का नाम हम R दे देते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं।
और इसको हमने R और R नाम दे दिया था। तो इस केस में हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। स्मॉल r था तो स्मॉल r ही कर देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था कि जितना भी इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया था। अच्छा, बात आती है कि अगर हम यहाँ पे इमेज फॉर्म करें तो इमेज वर्चुअल कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास ये एक मिरर था, राइट। इस मिरर के सामने अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं, सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है। अभी हम रे डायग्राम बनाना भी आगे सीखेंगे, लेकिन अब यहाँ पे बात आई है थोड़ा सा तो उसको हम समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ये मान लीजिए हमने एक लाइट रे इंसिडेंट किया, ये सीधा नॉर्मल के लॉन्ग। तो आपको मालूम है जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल के लॉन्ग आ रही होती है तो वो उतना ही एंगल बना के रिवर्स ऑर्डर में वापस लौट जाती है। कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ऐसे गई, ये समझ में आ गया होगा। सपोज दैट हमने दूसरी रे ऐसे लाई तो वो ऐसे जाएगी। अब हम अगर एक रे इसी के लॉन्ग लाएंगे तो बताइए जितना एंगल I बन रहा है उतना ही R बनेगा। तो यहाँ पे तो I 0 है, अगर I 0 है तो R भी 0 ही होगा, मतलब उसी डायरेक्शन पे रिबाउंड हो जाएगी। तो जब भी कोई लाइट रे सपोज दैट इस A पॉइंट से, और ये भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो इस A से लाइट रे मिरर पे जाएगी तो वो नॉर्मल के लॉन्ग जा रही है तो उतना ही एंगल बनाकर वो रिवर्स रिबाउंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जाने वाली रे हो गई इंसिडेंट रे, और ये इधर आने वाली रे हो गई, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, हमने बताया था शुरुआत में ही कि जब भी किसी इमेज को फॉर्म करना होता है तो मिनिमम कितनी रे की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम 2 रेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक रे तो हमने यहाँ डाल दिया, दूसरी रे हम इस पॉइंट पे डालते हैं, ठीक है। तो दूसरी रे ये आ रही है इस पॉइंट पे, तो ये एंगल जितना होगा उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। तो रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल कुछ ऐसा होगा, तो इसको हम R नाम दे देते हैं, ठीक है। ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हो रहा है, दोनों केस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग है, जितना एंगल I होगा उतना ही R होगा। तो इस केस में भी जितना I था उतना ही R है। तो बताइए क्या इमेज फॉर्म हुई? नो, क्योंकि लाइट रे जब भी निकलेंगे किसी पॉइंट से तो वो मिरर में टकराने के बाद फिर से मीट करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और कैसे, हमने बताया था कि जब लाइट रे रियल पे मीट करती हैं, रियल में मीट करती हैं, तो वहाँ पे कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज होती है। अगर वो वर्चुअली मीट करती हैं, रियल पे नहीं मीट करती, मतलब हम उसको इमेजिन करते हैं, तो वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो ये लाइट रे इधर कहीं क्या मीट कर सकती है लौटने के बाद, ये ऐसे ही तो जाएगी आगे और ये ऐसे चली जाएगी आगे। तो ये आगे तो मिलने वाली है नहीं, क्यों? क्योंकि ये आगे की तरफ इनकी डिस्टेंस बढ़ती ही चली जा रही है, तो ये पीछे ही कहीं मिल सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट की रे को हम डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे और इसको भी पीछे की तरफ इंक्रीज करेंगे। तो ये कहीं पे जाके एक पॉइंट पे दोनों कट कर रही हैं, और जिस पॉइंट पे दोनों कट कर रही हैं उसी पॉइंट को हम मान लेते हैं कि इमेज कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी, और उसी पॉइंट को हम A डैश अडॉप्ट कर लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये B पॉइंट हमने अडॉप्ट कर लिया, मतलब आपकी इमेज फॉर्म हो गई। सपोज दैट आप यहाँ पे हैं, आपका ऑब्जेक्ट ये है, तो इमेज आपकी यहाँ पे बन रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कैसी इमेज हुई, ये वर्चुअल इमेज हुई। आपको समझ में आ गया होगा वर्चुअल इमेज क्यों हुई है, क्योंकि लाइट रे यहाँ पे रियल पे नहीं मीट कर रही हैं, यहाँ पे वर्चुअली मीट कर रही हैं। रियल पे मीट करती तो हम रियल इमेज बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये हाइट भी देखिए सेम है। हमने जो पॉइंट बताए थे अभी कि जितनी हाइट की इमेज होगी उतने ही हाइट, जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही हाइट की इमेज बनेगी। तो ये हाइट दोनों की देखिए सेम आ रही है। हमने
ये भी बताया था कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, सपोज दैट u डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो u ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी। मतलब सेम इक्वल डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगी, जितना सामने आप मिरर के होंगे उतना ही पीछे आपकी इमेज वहाँ पे फॉर्म होगी, राइट। तो ये सारे केसेस आपको यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कभी कभी इमेज फॉर्मेशन के लिए आ जाता है कि स्केच द रे डायग्राम ऑफ प्लेन मिरर फॉर एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए रे डायग्राम बनाइए और प्लेन मिरर पे बनाइए। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिटरली इन्वर्टेड नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उसके लिए आपको 3D व्यू होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज दैट हम किसी पर्सन को ही खड़ा कर दें, उसका हैंड वैंड बना के, ठीक है, तो उसका लेफ्ट हैंड राइट कर दें, तो ऐसे में आपको समझ नहीं आएगा। 3D व्यू, 3D एनिमेशन में आप खुद को मिरर के सामने खड़ा करके देख सकते हैं। जब आप मिरर के सामने खड़ा होइए तो आप अपने राइट ईयर को पकड़िए तो आपको इमेज जो होगी वो अपने लेफ्ट ईयर को पकड़ेगी, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिटरली इन्वर्जन का फंडा वही है, ओके। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है पहले उसके समझेंगे हम लोग, देन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे स्फेरिकल मिरर दोस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या है, इसके पहले हमने प्लेन मिरर पढ़ा था। प्लेन मिरर में क्या होता था कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता था? प्लेन होता था, एक स्मूथ प्लेन होता था। यहाँ पे जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा? एक कर्व के फॉर्म में होगा, मतलब कर्वेचर होगा उसमें। कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर हो सकता है, सारे टर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे। अभी प्लेन मिरर पे कुछ नहीं आ रहा था, ना ही रेडियस था, ना ही सेंटर था। लेकिन यहाँ पे जो भी मिरर होगा उसका कुछ रेडियस होना चाहिए, मतलब कर्ड शेप होगा। कर्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई भी कर्ड शेप, ऐसा शेप, ऐसा शेप, मतलब आर्क आप जानते ही हैं। तो आर्क के पोर्शन पे अगर कोई हो जाए, अगर आर्क के टाइप का कोई मिरर हो तो वो क्या होगा? वो कर्व होगा। और कर्व को हम क्या कह सकते हैं? स्फेरिकल मिरर भी कह सकते हैं अगर कर्वेचर है उसके पास तो मिरर दोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। फिर बात आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड, ठीक है। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा स्फेरिकल मिरर का, वो इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट ये एक कर्व्ड मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसको इनवर्ड बोलेंगे, इसको आउटवर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे आउटवर्ड अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होगा? इनवर्ड होगा। सिमिलरली आउटवर्ड में अगर हम इनवर्ड में पॉलिश कर देते हैं तो आउटवर्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स के फॉर्म में जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड। There are 2 types of spherical mirror. First is concave mirror and second is convex mirror. Definition उसका नोट कर लीजिए। Whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror. जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर है। अगर ऐसा शेप है तो ये अंदर की ओर का क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर पॉलिश होगा। और अगर इधर हम पॉलिश कर दे, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की डिफिनेशन ये है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, राइट। तो हम यहाँ से दोनों के डिफिनेशंस को समझ सकते हैं। अच्छा, कॉनकेव मिरर कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट में कन्वर्ज करता है, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट रे को स्प्लिट करता, फैलाता है, दूर दूर डाइवर्ज करता है। तो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम कह सकते हैं। कॉनकेव को कौन सा मिरर होता है, इसके डायग्राम पहले समझ लेते हैं। तो आइए इसका डायग्राम देखते हैं, कैसे कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है, उसके बारे में समझते हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
ओके, तो हम समझते हैं कैसे ये कन्वर्जिंग का रोल करता है और कैसे डाइवर्जिंग का रोल करता है। यहाँ पे देखते हैं, सपोज दैट हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो आप इसमें समझ रहे हैं कि ये कैसा सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है। और ये अंदर का सरफेस कैसा है, अंदर का सरफेस है रिफ्लेक्टिंग। अब बात आती है कि इसमें कन्वर्जिंग कैसे हो रहा है। तो कन्वर्जिंग का एक फिनोमिना होता है, अगर लाइट बीम इसके कहाँ पे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पे, तो कन्वर्ज कैसे हो रहा है। तो हमने अभी आपको पढ़ाया था कि कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कब फॉलो करेगी, जब उसके पास नॉर्मल होगा। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन पे होंगे, तभी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो आपको छोटा सा एक पॉइंट है, उसको पहले नोट कर लीजिए, तभी समझ में आएगा। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एक सर्कल होता है। अब इस सर्कल के सेंटर से अगर कोई भी लाइन पास होती है, कहाँ पे, इन सर्कल की बाउंड्री पे, या टच करती है, तो वो कैसे टच करती है वो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको समझना है। तो ये नॉर्मली टच करती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके नॉर्मल होती है। कैसे, अगर हम इस पर टेंजेंट खींचते हैं कोई भी, तो हमेशा ये नॉर्मली होती है। अगर हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं, तो हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है। हमारे इसका बताने का मेन मोटो ये था कि जब भी ये किसी एक सर्कल का ही तो पार्ट होगा, मतलब सॉरी स्फीयर का पार्ट होगा, इसलिए स्फीयरिकल मिरर बोला गया है। तो स्फीयर कैसा होगा, स्फीयर कुछ इस तरीके का होगा। सपोज दैट ये स्फीयर होगा। अगर ये स्फीयर के लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस स्फीयर के लाइक स्ट्रक्चर पे कोई ना कोई सेंटर तो होना चाहिए, तो हम इसको सेंटर अडॉप्ट कर लेंगे। अगर ये सेंटर होगा तो क्या हम यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करेंगे अगर, तो वो कैसी लाइन होगी, वो एक यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बना रही होगी, नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ कर रही होगी। तो बस इसी लॉजिक का हमें यूज करना है। अगर हम कहीं पे भी लाइन ड्रा करेंगे तो कैसा होगा, वो नॉर्मली ड्रॉ होगी, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर जब तक पता नहीं रहेगा आपको, तब तक आपको इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से नोट करिएगा। अब इसका काम ख़त्म, ये काम केवल आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब बताइए, ये तो नॉर्मल हमें पता चल गया। अब बताइए, हम नॉर्मल में एक कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल क्यों इसको हम बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, चलिए ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और कहाँ पे आ रही है, इसी पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो रही है। तो ये कितना नॉर्मल से एंगल बनाएगा, यहाँ पे इस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। सिमिलरली एक लाइट रे इधर आ रही है, वो भी इसी पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो रही है, तो ये कितना एंगल बनाएगी, इसको हम इंसिडेंट एंगल आई ही बोलेंगे। तो अब आपको मालूम है कि जितना एंगल आई होगा उतना ही आर बनाते हुए ये लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो ये लाइट रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, और इधर से भी ये लाइट रिफ्रैक्ट होके इसी पॉइंट पे आके दोनों मीट कर जाएंगी। मतलब क्या है कि ये दूर से जो लाइट रे आ रही थी वो मिरर से टकराने के बाद कन्वर्ज हो चुकी हैं। अब देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा रूल होगा, यहाँ से जाने वाली सारी रे क्या होंगी, मिरर पे जो टकराएंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। तो मान लीजिए एक लाइट रे यहाँ पे आ रही है, वो भी कन्वर्ज होके यहीं आ रही है, एक लाइट रे यहाँ आ रही है, वो भी यहीं आ रही है, दूसरी लाइट इधर से भी जा रही है, वो भी कन्वर्ज होके यहीं पे आ रही है। ऐसे करते करते सारी लाइट रे कहाँ पे आके मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और यही पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब कई सारी लाइट कलेक्ट होके एक पॉइंट पे आएंगी तो वहाँ पे क्या निकलेगा, एक फोकस बनेगा। आप टॉर्च यूज करते हैं,
टॉर्च यूज करते हैं, घरों पे टॉर्च होती है तो टॉर्च यूज करते हैं, तो टॉर्च का फिनोमिना क्या होता है, टॉर्च से आप फोकस निकलता है, ऐसा तो है नहीं। आप इस एक कोई बल्ब ले लीजिए, कोई एलईडी ले लीजिए, उसे वाला फोकस निकाल दीजिए, नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। अगर इसके पीछे हम एक कर्व लगा दें, कोई ग्लास लगा दें, कोई मिरर लगा दें, उस मिरर के पीछे पॉलिश हो, तो आपको फोकस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉर्च का लॉजिक भी तो यही है। देखिए, आपका जो टॉर्च का लॉजिक होता है, सपोज दैट ये आपके पास टॉर्च है। अब टॉर्च का थोड़ा सा अच्छी टॉर्च नहीं बन रही मुझसे, बट ठीक है, यहाँ पे बैटरीज लगी होती हैं, ठीक है, ये स्विच लगी होती है। बट आपने गौर किया होगा ये सामने ग्लास होता है, ग्लास कौन सा, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, इससे फोकस निकल के बाहर आता है। अभी इससे मतलब नहीं है, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे एक होल्डर पे बल्ब लगा होता है, कभी गौर किए होंगे, इसमें एक बल्ब लगा होता है। ये जो बल्ब होता है वो क्या फिनोमिना करता है, वो अपने आप से एक लाइट रे इमिट करता है। देखो, ये दूसरा उल्टा लॉजिक है, मतलब इसमें लाइट रे बाहर से आके और एक फोकस पे कलेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रे इस फोकस से निकल के यहाँ पे टकरा रही हैं और ऐसे कुछ हो जा रही हैं, ऐसे लाइटें टकरा रही हैं, ऐसे हो जा रही हैं, ऐसे लाइटें टकरा के ऐसे हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये एक लॉजिक क्या हुआ इसका, ये फोकस की लाइट जो निकल रही है और मिरर से टकराने के बाद क्या हो रही हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कह सकते हैं, जो एक्सिस यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर से या पोल से होते हुए पास होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अभी इसके बारे में भी डीपली हम समझेंगे, पहले आपको केवल इतना बताया जा रहा है कि ये कन्वर्जिंग क्यों है और वो डाइवर्जिंग क्यों है, बस ये समझना है। अभी बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं समझने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें हम आगे समझाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा कि टॉर्च का फिनोमिना भी कुछ ऐसे ही है। टॉर्च में फोकस कैसे तैयार हुआ, कैसे निकला, तो इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें लाइट रे पैरेलल बाहर से आ रही थी, अचानक वो फोकस में कन्वर्ट हो गई और यहाँ से फोकस से पैरेलल हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा ये लॉजिक है इसका। अब बात आती है कि इसको हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सारी लाइट रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कलेक्ट हो रही हैं। उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया फोकस। तो हम ये कह सकते हैं कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस टॉर्च को हम थोड़ा सा हटाएंगे बाहर। ठीक है, अब हम इसका दूसरा लॉजिक समझते हैं, डाइवर्जिंग कैसे होता है। आइए देखते हैं डाइवर्जिंग। सपोज दैट ये हमारे पास एक मिरर था। अब मिरर है तो इसमें स्फेरिकल मिरर है, ये भी पता है हमको। स्फेरिकल मिरर है तो सेंटर तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, ये तो स्फेयर का सेंटर होता है, हमने इस पर समझाया आपको। अब लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं। सपोज दैट लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये दूसरी लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। हमने आपको बताया था जब भी लाइट रे इंसिडेंट होंगी, अब यहाँ पे क्या है कि लाइट अंदर की तरफ नहीं जा सकती क्योंकि पीछे पॉलिश है। तो हम वर्चुअली क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नॉर्मल को यहाँ मिलाते हैं, इस नॉर्मल को यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये नॉर्मल की डायरेक्शन है तो नॉर्मल ऐसे ही तो आ रहा होगा, इधर से नॉर्मल ऐसे ही आ रहा होगा। ठीक है, इतना लॉजिक पता चला, ये नॉर्मल की डायरेक्शन थी। अब जब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होने के बाद जितना एंगल आई बना रही होगी उतना ही एंगल आर बना के ये बाहर की ओर निकल जाएगी और ये भी बाहर की ओर निकल जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जाने वाली लाइट रे ऐसे निकल गई, दूसरी लाइट भी आएगी वो भी ऐसे ही निकल जाएगी, तीसरी लाइट रे ये ऐसे निकल जाएगी। ऐसे करते करते सारी लाइट रे क्या हो रही हैं, अपने ही पॉइंट से क्या हो रही हैं, इस पॉइंट से बाहर की ओर डाइवर्ज हो रही हैं। और जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास हो रहा है। तो एक में आपने समझ लिया, सभी में नॉर्मल ऐसे ही आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें लाइट रे
क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, कलेक्ट नहीं हो रही है, वो एक फोकस पे नहीं आ रही है, वो लाइट रे कैसे हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा मिरर होता है, एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, राइट। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बेसिक टर्म में आएंगे। सम इम्पॉर्टेंट टर्म होते हैं जिनको हम समझेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। उनके पहले टर्म आपको पता होने चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सारी चीज़ें हम पहले समझेंगे। देन हम लोग आएंगे रे डायग्राम में, राइट। इसको नोट करिए। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स कुछ इस तरह हैं। जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे अभी बार बार रे डायग्राम फॉर्म करने में, तो उसको एक बार देख लेते हैं। अभी और भी कुछ टर्म हैं, पहले आप इतने टर्म समझ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग और भी टर्म को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंसिडेंट रे। हमने इसमें पहले ही बता चुके हैं कि इंसिडेंट रे क्या होती है। ऐसी रे जो आकर किसी भी मिरर पे इंसिडेंटली गिरती है, फॉल होती है, वो इंसिडेंट रे कहलाती है। तो उसका डेफिनेशन है दोज रेज विच आर फॉल्स ऑन द सरफेस। कभी कभी स्टेटमेंट लिखा होता है, वन उसका ऑप्शन करेक्ट करना होता है, मतलब आपको एक वन वर्ड में आंसर देना होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट लिख दिए जाते हैं, तो आपको केवल इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे इंसिडेंट रे ही लिखना है। अगर ये सेंटेंस दिया हो दोज रे विच आर फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसी के पर्पज से हमने इसको थोड़ा सा डिराइव किया है, ठीक है। रिफ्लेक्टर रे क्या होती है, दोज रे विच आर गोज बैक आर रिफ्लेक्टेड कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जो रे आफ्टर इंसिडेंस होने के बाद या तो बैक चली जाए, वापस लौट जाए, या रिफ्लेक्ट हो जाए, अपनी डायरेक्शन से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल हमेशा क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ मिरर। जो मिरर होता है उस मिरर से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम हमेशा नॉर्मल ही कहेंगे, चाहे वो प्लेन मिरर हो और चाहे स्फेरिकल मिरर। अगर प्लेन मिरर की बात करते हैं तो प्लेन मिरर में भी ये हमेशा नॉर्मल कुछ ऐसा होता है। अगर स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो स्फेरिकल मिरर में भी नॉर्मल हमेशा सेंटर से आने वाली लाइन इसके नॉर्मली ही होती है। तो हमेशा कोई भी मिरर हो उससे जो परपेंडिकुलर हो वो क्या कहलाता है, वो नॉर्मल कहलाता है। लाइट बीम क्या होती है, इट इज़ द बंच ऑफ लाइट रे, गुच्छा, लाइट रे का गुच्छा। तो अभी हमने आपको टॉर्च का एग्जांपल दिया, उसमें क्या होती है, लाइट की एक बीम तैयार होती है, ठीक है। तो एक बंच ऑफ लाइट रे होता है, किसी चीज़ का गुच्छा होता है। मतलब यहाँ पे अगर बोलें तो यहाँ पे लाइट रे का बंच होता है, गुच्छा होता है, बहुत सारी लाइट रे उसमें होती हैं, उसको क्या कह सकते हैं, बीम, लाइट बीम। लाइट रे क्या होता है, इट इज़ द लाइन विच इज़ यूनी और बाई डायरेक्शनल। यूनी और बाई डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर किसी भी सपोज दैट पॉइंट से लाइट निकल रही है, तो वो अगर ऐसा सोर्स है जिसके पीछे की तरफ कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई रुकावटें नहीं हैं, तो इसकी लाइट रे एक ही डायरेक्शन पे ऐसे आगे जाएंगी। लेकिन मान लीजिए इधर डायरेक्शन में भी ओपन है तो इसकी डायरेक्शन इधर भी होगी। मतलब क्या है कि दोनों डायरेक्शन में भी चल सकता हो और एक डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हो। मतलब लाइट रे हमेशा इट इज़ द लाइन विच इज़ यूनी आर बाई डायरेक्शनल। ये क्या होती है, एक तो सिंगल डायरेक्शन होता है या तो डबल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, चल सकती है, ठीक है। इसके बाद अभी कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो उसमें आएंगे पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो वन बाय वन हम उसमें मिरर को ड्रॉ करके प्रॉपर वे में उसको सारी चीज़ को समझेंगे, ठीक है। और जो भी वीडियोस हो चुके हैं, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, उसको आप अच्छे से
स्टडी करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपके पास नोट्स नहीं है, क्योंकि वीडियोस घर में ही सीमित है, आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो वीडियो नहीं ओपन करेंगे, आप अब इसका नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए वो हमेशा के लिए नोट्स आपके पास रहेंगे। तो बेसिकली यही है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, और जो भी क्वेश्चंस आएँ उन क्वेश्चंस को भी करते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आपका अब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आने वाला है, एग्ज़ाम के डेट लगभग आउट हो चुके हैं, तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। नोट्स प्रिपेयर करते समय ही आपको आधी चीज़ें वैसे ही माइंड में सेव हो जाएंगी। तो बस आपका यही लॉजिक होना चाहिए कि 2 चीज़ें प्रैक्टिस होंगी, रिटेन करेंगे, लिखेंगे, तो आपकी राइटिंग भी इम्प्रूवमेंट होगा। राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर राइटिंग अच्छी है तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। तो वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।